हेलो टू ऑल यंग माइंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस एंड टेटी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स X2 हेलोजन। तो हेलोजन के साथ रिएक्शन, किसका रिएक्शन पढ़ने वाले हैं? नाइट्रोजन फैमिली हम लोग ने स्टार्ट किया था और उसका केमिकल प्रॉपर्टी दो देख लिए थे, और ये तीसरा केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स X2 हेलोजन। तो नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट्स रिएक्ट विथ X2 टू फॉर्म हेलाइड्स ऑफ टाइप EX3 एंड EX5। जैसा कि हम जानते हैं, नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट्स का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है आपका NS2 NP3। अगर S2 में 2 इलेक्ट्रॉन है और P में आपका 3 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर तीनों क्या है? अनपेयर्ड है। तो ग्राउंड स्टेट में 3 अनपेयर्ड है, तो 3 हैलोजन उसके साथ कंबाइन करेगा। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है उतना ही पेयरिंग होता है। तो तीन हैलोजन उसके साथ कंबाइन करके वो पेयरिंग में जाएगा और ये EX3 टाइप्स के हैलाइड्स का फॉर्मेशन कर लेगा। लेकिन अगर ये नाइट्रोजन नहीं होकर के नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ रहता है, तो उसके पास डी ऑर्बिटल खाली रहता है, और डी ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन जाकर के चला जाता है। तब जाकर के जो अनपेयरिंग का चांस होता है 1 2 3 4 एंड एक डी ऑर्बिटल में, तो 5। तो टोटल 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो जाता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जैसे ही जाता है नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स एक्सेप्ट नाइट्रोजन। तब जाकर के EX5 टाइप्स के हेलाइड का फॉर्मेशन करता है। तो जब रिएक्टिविटी करेगा X2 के साथ रिएक्शन करेगा नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट्स, दो तरह के हेलाइड्स का फॉर्मेशन करेगा, EX3 एंड EX5। अब कह रहा है ट्राई हेलाइड्स EX3 के बारे में। तो ट्राई हेलाइड में एलिमेंट्स कौन कौन हो सकता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ सब हो सकता है। और हेलोजन क्या क्या हो सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन सब हो सकता है। तो यहाँ से देखिए बहुत सारा कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होते हुए आपको दिख रहा होगा। इंडिविजुअली एलिमेंट्स को भी डिफरेंट कर लीजिए और इंडिविजुअली हेलोजन को भी डिफरेंट करके आप कंपाउंड का फॉर्मेशन करते जाइए। जितने सारे एलिमेंट्स हैं सब के सब हेलोजन के साथ कंबाइन करके ट्राइहेलाइड का फॉर्मेशन करने की कैपेसिटी रखता है। नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चर। EX3 का स्ट्रक्चर अगर देखें तो ये E है नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स, और ग्राउंड स्टेट में इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। तो एक इलेक्ट्रॉन एक हेलोजन के साथ, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हेलोजन के साथ और तीसरा इलेक्ट्रॉन तीसरे हेलोजन के साथ कंबाइन करेगा, शेयरिंग में जाएगा और कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, जिसको हम लोग सिग्मा बॉन्ड के नाम से जानते हैं। अब दो इलेक्ट्रॉन, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो गया? पेयर्ड फॉर्म में बचा हुआ रह गया, क्योंकि अनपेयरिंग में तो गया नहीं। तो उस पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है उसको हम लोग लोन पेयर के नाम से जानते हैं। अब देखिए लोन पेयर कितना दिख रहा है आपको? 1। और सिग्मा बॉन्ड कितना दिख रहा है? 3। तो लोन पेयर 1 और सिग्मा बॉन्ड 3, तो टोटल कितना हो गया? 4। तो जितना लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड का नंबर होता है उसको हम लोग कहते हैं एस्टेरिक नंबर, और एस्टेरिक नंबर इज इक्वल टू सिग्मा प्लस लोन पेयर। तो सिग्मा आपका 3 है और लोन पेयर 1 है, तो टोटल 4 हो गया। अब 4 ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा इसके हाइब्रिडाइजेशन में। तो 4 कौन कौन? एक S, उसका फिर PX, PY और PZ। तो 1 2 3 4 हो गया। तो यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन का ये क्या करेगा? फॉर्म करेगा। तो ये देखिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। जब sp3 हो गया तो आपको इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या होना चाहिए? तो जैसे ही sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो हम जानते हैं तो टेट्राहेड्रल इसका ज्योमेट्री होता है। तो यहाँ देखिए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा। लेकिन अब शेप का बात आए, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री और शेप डिफरेंट बात होता है। तो जब शेप का बात आएगा तो हम लोग क्या करेंगे? इसको लोन पेयर को ढक देंगे। लोन पेयर को जैसे ही ढक दिया तो आपको क्या दिख रहा है? पिरामिडल शेप का दिख रहा होगा। ऐसे करके कहीं ना कहीं आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा ऐसे करके। और ये जो स्ट्रक्चर है आपका, ये ऊपर में ये लोन पेयर है रेड वाला, तो इसको हटा लीजिए, आपको पिरामिड दिख रहा है, 3 फेस वाले पिरामिड। तो यहाँ पर ये पिरामिडल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा। तो इसका जो शेप होगा वो पिरामिड होगा, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री होगा वो टेट्राहेड्रल होगा। अब कह रहा है बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए? बॉन्ड एंगल किसका? जो इंडिविजुअली कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेगा उसी का बॉन्ड एंगल का बात कर रहा है। जैसे हम
NF3 और NCl3 का बात कर लें तो NF3 में भी 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, NCl3 में भी 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सेंट्रल एटम कहते हैं जो सेंटर पर रहता है, तो नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, 1 लोन पेयर है, तो लोन पेयर और सेंट्रल एटम क्या हो गया, आइडेंटिकल हो गया। तब जाकर यहाँ देखिए टर्मिनल एटम, देखिए फ्लोरीन है, यहाँ पर क्या है, क्लोरीन है। जब इसका sp3 हाइब्रिडेशन है तो होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट्स क्या बॉन्ड एंगल, लेकिन ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्सन की वजह से 109 डिग्री से थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है, क्योंकि ये दोनों पास आ जाता है। तो 109 डिग्री से कम हो जाने की वजह से होता है 107 डिग्री 1 मिनट्स। अब यहाँ पर भी उतना ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा होता नहीं है। ऐसा क्यों होता है, ध्यान से देखिए। ये फ्लोरीन का साइज देखिए आपको छोटा दिख रहा होगा, किससे, क्लोरीन से। तो फ्लोरीन के बीच में स्टेरिक रिपल्सन कम लगता है क्योंकि साइज छोटा है, और क्लोरीन के बीच में स्टेरिक रिपल्सन ज्यादा लगता है क्योंकि साइज बड़ा है। तो बड़ा साइज होने की वजह से इस पर रिपल्सन ज्यादा लगा, और छोटा साइज होने की वजह से रिपल्सन कम लगा। रिपल्सन कम लगा तो एक्सपेंड कम किया, और रिपल्सन ज्यादा लगता है, एक्सपेंड क्या हो गया, ज्यादा कर लिया। यहाँ पर देखिए 107 डिग्री और यहाँ पर 102 डिग्री। तो यहाँ पर रिपल्सन की वजह से यहाँ पर बॉन्ड एंगल क्या है, ज्यादा है, यहाँ पर रिपल्सन कम होने की वजह से बॉन्ड एंगल क्या है, कम है। तो यहाँ पर होता क्या है, जो साइज ऑफ टर्मिनल एटम जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा टर्मिनल एटम के बीच में क्या होगा, रिपल्सन लगेगा, और जितना ज्यादा रिपल्सन लगेगा उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल हो जाएगा। इस वजह से टर्मिनल एटम का साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, बॉन्ड एंगल होता है। तो यहाँ देखिए, तो जैसे जैसे टर्मिनल एटम बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अब EI3 का बॉन्ड एंगल क्या हो जाना चाहिए, सबसे बड़ा। देखिए साइज ऑफ टर्मिनल एटम इंक्रीजेस, स्टेरिक रिपल्सन इंक्रीजेस, XEX किसको कहेंगे भाई, क्लोरीन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन। X है हेलोजन और E है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनियम, बिस्मथ, और ये क्लोरीन। तो XEX बॉन्ड लेंथ का बात कर रहा है, तो सो XEX बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस। तो अब EX3 का सबसे ज्यादा हो जाएगा क्योंकि आयोडीन का साइज बहुत बड़ा होता है, EBr3 का उससे कम क्योंकि ब्रोमीन का साइज आयोडीन से कम होता है, और EBr3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा ECl3 से। क्यों, क्योंकि Br का साइज बड़ा होता है क्लोरीन से, और ECl3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाएगा EF3 से क्योंकि क्लोरीन का साइज बड़ा होता है फ्लोरीन से। यहाँ तक हो गया। जैसे PF3, PCl3, PBr3 और PI3, यही ऑर्डर हो जाएगा। एट बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ टर्मिनल एटम, बिल्कुल सही। हम अभी तुरंत देखे, जितना बड़ा टर्मिनल एटम होगा उतना ज्यादा स्टेरिक रिपल्सन लगेगा, और जितना ज्यादा स्टेरिक रिपल्सन लगेगा उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। और साइज ऑफ सेंट्रल एटम के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सेंट्रल एटम का साइज जितना बड़ा हो जाएगा बॉन्ड एंगल उतना ही घट जाएगा क्योंकि रिपल्सन कम हो जाता है। थर्मल स्टेबिलिटी क्या होता है, हम इससे पहली बार भी बताए थे आपको। थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो किसी भी कंपाउंड्स को ब्रेक करने में जितना एनर्जी चाहिए उसी को उसका थर्मल स्टेबिलिटी कहते हैं। तो अब कोई भी कंपाउंड्स को हमको ब्रेक करना है, तो कंपाउंड को ब्रेक करने का मतलब ये है जो उस कंपाउंड में बिटवीन एटम जो बॉन्ड है उसको तोड़ना है आपको। तो यहाँ पर NF3, NCl3, NBr3 और NI3 में जो नाइट्रोजन के साथ हेलोजन का बॉन्ड है उसको तोड़ना है। तो नाइट्रोजन तो क्या है, कॉमन है, तो साइज ऑफ सेंट्रल एटम क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, क्योंकि हर एक में क्या है, सेंट्रल एटम तो एक ही है। अब कह रहा है साइज ऑफ टर्मिनल एटम क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, बिल्कुल इंक्रीज कर रहा है। फ्लोरीन से बड़ा क्लोरीन से बड़ा ब्रोमीन से बड़ा क्या है, आयोडीन। तो जैसे जैसे टर्मिनल एटम का साइज बड़ा होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होगा, बिल्कुल बढ़ जाएगा। एक तो कांस्टेंट है, दूसरा बड़ा होता जा रहा है, तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ गया तो बॉन्ड लेंथ बढ़ गया। अब बॉन्ड लेंथ बढ़ गया तो बॉन्ड स्ट्रेंथ, जितना बड़ा चीज होता है उतना तोड़ना आसान हो जाता है, इसका मतलब स्ट्रेंथ घट गया। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगा, बिल्कुल डिक्रीज करेगा, क्योंकि तोड़ना आसान तो एनर्जी कम तो उसी को कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी।
और उसके बाद फिर जैसे ही बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी घट गया तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, बिल्कुल डिक्रीज कर जाएगा। नहीं तो जितना बड़ा कोई भी कंपाउंड्स में बॉन्ड होगा उतना ही कम थर्मल स्टेबल होगा, वो थर्मली स्टेबल होगा। तो अब जाकर के बात करें NF3 का बॉन्ड बॉन्ड लेंथ बहुत कम होगा, बॉन्ड लेंथ कम होने की वजह से इसका स्टेबिलिटी जाता है। उसके बाद फिर NCl3, NBr3 और Ni3। तो ये हो गया आपका थर्मल स्टेबिलिटी का स्टोरी। अब आपका है कोवेलेंट कैरेक्टर। कोवेलेंट कैरेक्टर पोलराइजेशन पर डिपेंड करता है। अब पोलराइजेशन आप 10th क्लास सॉरी 11th में पढ़े होंगे केमिकल बॉन्डिंग में। पोलराइजेशन होता क्या है, साइज ऑफ एनाइन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और साइज ऑफ केटाइन का यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पोलराइजेशन। तो NF3, PF3, AsF3, SbF3 और BiF3 का बात करें तो यहाँ पर देखिए टर्मिनल एटम जो है सब क्या है, फ्लोरीन है, और सेंट्रल एटम क्या है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन phosphorus, even फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। तो अब फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और नाइट्रोजन के ऊपर क्या आएगा, प्लस, फास्फोरस के ऊपर क्या आएगा, प्लस, आर्सेनिक के ऊपर क्या आएगा, प्लस, Sb के ऊपर क्या आएगा, प्लस, और Bi के ऊपर क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा। तो F माइनस, यहाँ पर भी F माइनस, F माइनस, F माइनस। तो एनाइन क्या है, सिमिलर है केवल फ्लोरीन, लेकिन यहाँ पर देखिए पॉजिटिव चार्ज जिस पर आ रहा है वो क्या है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। तो एटॉमिक cations are increases, atomic radius of cation are increased, बिल्कुल टॉप टू बॉटम बढ़ रहे हैं। तो रेडियस बढ़ रहा है किसका, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ का। तो एटॉमिक रेडियस ऑफ केटाइन आर इंक्रीजेस। तो जब एटॉमिक रेडियस ऑफ केटाइन इंक्रीज करेगा तो पोलराइजेशन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। बिल्कुल पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केटाइनिक एनाइनिक रेडियस एंड यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू केटाइनिक रेडियस। केटाइनिक रेडियस बढ़ेगा तो पोलराइजेशन घट जाएगा, तो पोलराइजेशन घट रहा है। अब पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी घट जाएगा। अब कोवेलेंट कैरेक्टर जितना घटेगा उतना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ जाएगा। कोई भी कंपाउंड प्योरली आयनिक और प्योरली कोवेलेंट नहीं होता है, कुछ न कुछ आयनिक एंड कोवेलेंट का चक्कर रहता ही रहता है किसी भी कंपाउंड्स में। तो उसी तरह से कोवेलेंट जितना कम होगा आयनिक उतना ही क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो अब जब जाकर के इसका ऑर्डर बनाया जाएगा तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कौन होगा, NF3, बिल्कुल NF3। उसके बाद फिर PF3, AsF3, SbF3 और BiF3। तो NF3, PF3 और AsF3 को कहते हैं प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट। सबसे पहले क्या है, कोवेलेंट, उसके बाद फिर आयनिक का चर्चा करेंगे। SbF3 का बात करें, इन सम एक्सटेंट आयनिक, कभी कभी आयनिक नेचर शो करेगा ये। और BiF3 का बात करें तो ये क्या होगा, प्योरली आयनिक होगा। तो टॉप टू बॉटम बढ़े, आयनिक कैरेक्टर बढ़ गया। ऑल द ट्राइहैलाइड आर कोवेलेंट एक्सेप्ट BiF3। BiF3 इज प्योरली आयनिक इन नेचर। अब करें हाइड्रोलाइसिस ऑफ ट्राइहैलाइड। नेक्स्ट पॉइंट है आपका हाइड्रोलाइसिस ऑफ ट्राइहैलाइड। अब ट्राइहैलाइड का हाइड्रोलाइसिस आप करवाएं, किसी का भी हाइड्रोलाइसिस करवाना है आपको तो उसको वाटर में डाल दीजिए। और वाटर में डाल देने के बाद जो भी कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है उसी को हम लोग हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस कहते हैं। जैसे एक्सेप्ट NF3 ऑल द ट्राइहैलाइड्स आर हाइड्रोलाइज्ड। NF3 को छोड़ करके जितने सारे ट्राइहैलाइड है सब के सब हाइड्रोलाइज्ड हो सकता है विथ वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ d ऑर्बिटल, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ d ऑर्बिटल। जैसे NCl3 है, अब कहिएगा नाइट्रोजन के पास तो d ऑर्बिटल है नहीं, बिल्कुल नहीं है, लेकिन क्लोरीन के पास है। तो NCl3 को वाटर के साथ जैसे डिसॉल्व करेंगे तो NH3 अमोनिया प्लस HClO का फॉर्मेशन करेगा। HClO क्या है, हाइपोक्लोरस एसिड नाम है इसका, हाइपोक्लोरस एसिड। तो अमोनिया और हाइपोक्लोरस एसिड का फॉर्मेशन होता है बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ NCl3। आपको NCl3 और PCl3 के बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सब आपको उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लेंगे तो हो सकता है दिमाग में रहे और पूछ दे क्वेश्चन। एनसीईआरटी में चूंकि दिया हुआ है, इसका हाइड्रोलाइसिस का चर्चा किया हुआ है, तो हो सकता है पूछा जा सकता है, चूंकि NTSC
एग्जामिनेशन प्रिपेयर कर ले रहा है तो फिर एनसीईआरटी बेस्ड पर ही लेगा वो, लेकिन हो सकता है कभी एक्स्ट्रा दे सकता है। PCl3 अगर H2O के साथ कंबाइन करेगा तो H3PO3 अब प्लस HCl का फॉर्मेशन करेगा। उसी तरह से ASCl3 अगर H2O के साथ कंबाइन करे तो AS2O3 और HCl का फॉर्मेशन करेगा। SbCl3 अगर H2O के साथ कंबाइन करेगा तो SbOCl अब प्लस HCl का फॉर्मेशन करेगा। BiCl3 अगर H2O के साथ कंबाइन करेगा तो BiOCl अब प्लस 2HCl का फॉर्मेशन करेगा। तो ये सब क्या है, हाइड्रोलाइसिस है। आप फास्फोरस एंड नाइट्रोजन का हाइड्रोलाइसिस याद रखेंगे, और ये सब का नहीं भी याद रखेंगे तो काम चलेगा, लेकिन एक बार जरूर पढ़ लीजिए, हो सकता है पूछा जा सकता है। लुईस बेसिक नेचर किसको कहते हैं, हम आपको बार बार बताए। जो बेस किसको कहते हैं, जो लोन पे डोनेट करता है उसको बेस कहते हैं। जो जितना ज्यादा डोनेट करता है उसको उतना ज्यादा बेसिक कैरेक्टर कहते हैं। तो लुईस बेसिक नेचर और लुईस बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड करता है कौन कितना ज्यादा लोन पेयर डोनर है, कौन कितना ज्यादा लोन पेयर। जिस तरह से बड़ा दानी उसी को कहते हैं जो ज्यादा पैसा डोनेट करता है, और गरीब दानी उसी को कहते हैं जो कम पैसा डोनेट करता है। उसी तरह से जो ज्यादा लोन पे डोनेट करेगा उसको स्ट्रॉन्ग लुईस बेस कहेंगे, और जो कम लोन पे डोनेट करेगा उसको वीक लुईस बेस कहेंगे। तो NX3, PX3, ASX3, SbX3 और BiX3 में देखिएगा, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, फास्फोरस के पास भी लोन पेयर है। कैसे है, नाइट्रोजन का आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन हेलोजन के साथ कंबाइन कर लिया, 2 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, 2 का एक पेयर होता है तो एक लोन पेयर हो गया। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ सबके पास क्या है, एक एक लोन पेयर है। एक एक लोन पेयर होने की वजह से ये क्या करेगा, लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी रखेगा, और लोन पेयर जितना ज्यादा डोनेट करेगा उसको उतना ज्यादा लुईस बेसिक स्ट्रेंथ कहेंगे, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लुईस बेस कहेंगे। तो अब बात आई जो किस तरह से हम लोग कंसीडर करेंगे जो कौन कितना ज्यादा स्टेबल हो सकता है, कौन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लुईस बेस हो सकता है। तो एटॉमिक रेडियस ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेस, बिल्कुल। टर्मिनल एटम हेलोजन है, कांस्टेंट है, और सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ है। तो सेंट्रल एटम क्या हो रहा है, टॉप टू बॉटम बढ़ेंगे, एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, तो सेंट्रल एटम का साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और जब सेंट्रल एटम का साइज बढ़ते जाएगा तो लोन पेयर का नंबर तो बढ़ नहीं रहा, एक ही एक है। जब लोन पेयर का नंबर कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन सेंट्रल एटम क्या होगा, घट जाएगा, बिल्कुल। छोटे एटम पर 2 इलेक्ट्रॉन, उससे बड़े एटम पर 2 इलेक्ट्रॉन, उससे भी बड़े एटम पर 2 इलेक्ट्रॉन, उससे भी बड़े एटम पर 2 इलेक्ट्रॉन, उससे भी बड़े एटम पर 2 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का नंबर तो 2 ही है, लेकिन साइज क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और बहुत ज्यादा साइज बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगा, पर यूनिट इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, उसी को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहते हैं, तो घट गया। अब बात आई जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गया तो स्टेबिलिटी बढ़ गया, बिल्कुल। एक रूम में 20 आदमी, एक रूम में 2 आदमी, मोर स्टेबल कौन, एक आदमी, एक रूम में 2 आदमी। क्योंकि आदमी का नंबर पर यूनिट वॉल्यूम जैसे जैसे बढ़ेगा उतना ज्यादा अनस्टेबिलिटी आएगा, और जैसे जैसे कम होगा पर यूनिट वॉल्यूम आदमी का पर्सन, आदमी का नंबर, उतना ही क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, बिल्कुल सही। तो टॉप टू बॉटम बढ़े तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाने की वजह से इलेक्ट्रॉन का स्टेबिलिटी बढ़ गया। तो एबिलिटी टू डोनेट लोन पे डिक्रीजेस, बिल्कुल, क्योंकि बड़े साइज पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर छोटे साइज पर 2 इलेक्ट्रॉन, तो छोटे साइज पर 2 इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज्यादा लग रहा होगा, बड़े साइज पर 2 इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कम लग रहा होगा। तो रिपल्सन कम लगेगा तो डोनेशन में कम जाएगा, बिल्कुल सही। जो स्टेबिलिटी फील करेगा और डोनेशन में क्यों जाएगा, लेकिन जो अनस्टेबिलिटी फील करेगा वो डोनेशन में बिल्कुल जाएगा। तो यहाँ पर ये डोनेशन में जा सकता है, यहाँ पर डोनेशन में नहीं जाएगा। तो टॉप टू बॉटम बढ़ने से एबिलिटी डोनेट करने का लोन पेयर क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, बिल्कुल डिक्रीज करेगा। जब एबिलिटी डिक्रीज करेगा तो लुईस बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, घट जाएगा, बिल्कुल घट जाएगा, क्योंकि एबिलिटी पर ही तो डिपेंड कर रहा था लुईस बेसिक स्ट्रेंथ। अब NX3 का बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, उसका फिर PX3, उसका फिर ASX3, उसका फिर SbX3 और BiX3। यहाँ पर X क्या क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, तीनों चारों हो सकते। तो यहाँ पर ये ऑर्डर गया। अब लुईस बेसिक स्ट्रेंथ 2 तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कैसे। एक टाइम तो आपको सेंट्रल एटम डिफरेंट कर देगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ ले लिए, और दूसरे टाइम आपको क्या कर देगा, हेलोजन डिफरेंट कर देगा, और सेंट्रल एटम को क्या देगा, कांस्टेंट रख देगा। तब आप क्या करेंगे। 2 तरह से यहाँ पर लुईस बेसिक स्ट्रेंथ पूछा जा सकता है। मैं जितना आपको ऑर्डर बना रहा हूँ, किसी भी एग्जामिनेशन में इससे ज्यादा ऑर्डर नहीं पूछा जाता है। हर एक टॉपिक पर हर एक चीज का ऑर्डर आपको मैं बता दे रहा हूँ, आप केवल इसको अगर ध्यान में रख लिए
तो IIT जेईई नीट जितने सारे एग्जामिनेशन आप देंगे उसका कोई भी क्वेश्चंस इस नोटबुक के बाहर नहीं आएगा, ये फुल गारंटी है आपका। अब अगर हम लोग सेंट्रल एटम को कांस्टेंट कर दिया, टर्मिनल एटम को डिफरेंट कर दिया, तो नाइट्रोजन 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 नाइट्रोजन, यहाँ पर देखिए सेंट्रल एटम क्या है, केवल नाइट्रोजन है, लेकिन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के फॉर्म में क्या है, टर्मिनल एटम है। तो साइज ऑफ टर्मिनल एटम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो एटॉमिक रेडियस ऑफ सेंट्रल एटम क्या है, कांस्टेंट है, बिल्कुल, क्योंकि केवल तो नाइट्रोजन ही है, तो कांस्टेंट हो गया। एटॉमिक रेडियस ऑफ टर्मिनल एटम क्या हो रहा है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन बढ़ रहा है, एटॉमिक रेडियस ऑफ टर्मिनल एटम इंक्रीजेस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम क्या हो रहा है, घट रहा है, बिल्कुल, टॉप टू बॉटम बढ़ने से ऊपर से नीचे जाने पर किसी भी ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है। तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, उसका फिर क्लोरीन, उसका फिर ब्रोमीन, उसका फिर आयोडीन, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम क्या हो रहा है, डिक्रीजेस, बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेस, बिल्कुल सही बात। जब टर्मिनल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी घट गया, अगर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी घट गया तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गया, बढ़ गया। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन सेंट्रल एटम इंक्रीजेस, क्योंकि फ्लोरीन जितना इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपने तरफ, नाइट्रोजन के लोन पेयर को या फिर इलेक्ट्रॉन को, उतना आयोडीन नहीं खींचेगा। यहाँ पर कम आयोडीन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यहाँ पर फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा डिक्रीज कर जाएगा, यहाँ पर कम डिक्रीज करेगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब कम डिक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गया, बिल्कुल सही बात। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन सेंट्रल एटम इंक्रीजेस, इंक्रीज कर ही रहा है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा अट्रैक्शन, यहाँ पर कम अट्रैक्शन। एबिलिटी टू डोनेट लोन पेयर इंक्रीजेस, बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब इंक्रीज कर जाएगा तो एबिलिटी भी तो इंक्रीज कर जाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का। तो एबिलिटी टू डोनेट लोन पेयर इंक्रीजेस, लिविस बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो डोनेट करने की कैपेसिटी भी ज्यादा होगा। तो अब यहाँ पर देखिए दो तरह के ऑर्डर आ गए, एक लिविस बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर रहा है टॉप टू बॉटम, एक लिविस बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रहा है टॉप टू बॉटम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सेंट्रल एटम को डिफरेंट करेंगे तो लिविस बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा, सेंट्रल एटम को कांस्टेंट करके टर्मिनल एटम अगर डिफरेंट करेंगे तो टॉप टू बॉटम बढ़ेंगे, लिविस बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये आपको दो ऑर्डर है, ये दोनों ऑर्डर आपको पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर फास्फोरस भी आप ले सकते हैं, आर्सेनिक भी ले सकते हैं, एंटीमनी भी ले सकते हैं और बिस्मथ भी ले सकते हैं नाइट्रोजन की जगह पर। ये आप ट्राई हाइलाइट में जितने सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते थे सारा मैंने आपको डिस्कस कर दिया, इससे ज्यादा ऑर्डर आपको कहीं नहीं मिलेगा।